जी, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा मेरे भाई। क्या रेशियोज कैलकुलेट करना एनालिटिकल प्रोसीजर होता है? यस, बिल्कुल। नहीं, रिकैलकुलेशन में हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की इनवॉइसेस की एक्यूरेसी चेक करते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर में हम टोटल फिगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर हो रही है उसको चेक करते हैं। और कोई क्वेश्चंस?
चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज का लेक्चर जो है वो कंसेप्चुअल लेक्चर है और एक तरह से ये हमारे पूरे ऑडिट का एक कह लीजिए समराइज्ड वर्जन आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, एक निचोड़ है। अटेंटिव होके आपने सुनना और समझना है, ठीक है। कंसेप्ट्स इसमें कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन अगर अटेंटिव होके सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। स्टार्ट करें जी। देखिए कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फ़र्ज़ कीजिए अगर हमारे घर में जो पानी वाली मोटर ख़राब होती है तो हम इलेक्ट्रीशियन को लेके आएंगे। इलेक्ट्रीशियन जो है वो उस मोटर को ठीक करने के लिए कोई एक टूल किट साथ लेके आएगा जिसमें उसके डिफरेंट टूल्स होंगे जिनको वो अपने काम में प्रोफेशन में इस्तेमाल करता है। उसी तरह एज ऑडिटर भी जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम अपना काम करते हैं, एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। उनको हम कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। वो टाइप्स थी 7: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इमेजिन कीजिए, फर्ज कीजिए कि वो इलेक्ट्रीशियन जो है उसने हमारी मोटर ठीक कर दी। अब उसके बाद हमने उसे कहा यार हमारे कमरे में जो ट्यूबलाइट है वो भी खराब है, उसको भी ठीक कर दो। मुझे बताइए क्या ट्यूबलाइट को रिपेयर करने के लिए वो अलग से कोई टूल किट लेके आएगा? नहीं, वो उसी टूल किट को इस्तेमाल करेगा। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स डिफरेंट हो सकता है मोटर ठीक करने के लिए उसने जो टूल्स इस्तेमाल किए मे बी 1-2 टूल्स वही यूज करे ट्यूबलाइट रिपेयर करने के लिए, या मे बी वो कुछ डिफरेंट भी हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकता है लेकिन टूल सारे के सारे वही होंगे। एग्जैक्टली उसी तरह एज ऑडिटर हमारे पास 7 टूल्स होते हैं। जो हमने कल कंसेप्ट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वो था टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्या उन टूल्स को हम एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं? कितने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम टूल्स होंगे, 7 टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, उन्हें हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ओवरऑल पर्पस हमारा एक ही होगा, एविडेंस ऑब्टेन करना, लेकिन उस एविडेंस ऑब्टेन करने हम डिफरेंट स्टेजेस पे एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस पे एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए वही टूल्स इस्तेमाल होंगे। हाँ, उनका यूज जो है, पर्पस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है कि जो हमने 7 टेक्निक्स टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पढ़े थे उन्हें कितने पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। देखिए टेक्निक्स या टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वही होंगे 7 जो हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, उन प्रोसीजर 7 प्रोसीजर को हम कितने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा कंसेप्ट ये है, टारगेट ये है कि सीखने क्या जा रहे हैं, वही 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितने पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए, ये आपके सामने एक हमने काउंटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ड्रॉ किया। पहले भी हम कई दफ़ा इसको यूज कर चुके हैं डिफरेंट कंसेप्ट समझने के लिए। मुझे बताइए अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम में इस मॉडल को अप्लाई करें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट वाले में, तो इसमें हमारा इनपुट क्या होता है, एंटिटी या उसके ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंटिटी। और प्रोसेसिंग क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल। और आउटपुट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे बताइए कि क्या हम ऑडिट करते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो तो सिर्फ रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि वो ठीक है कि नहीं? क्या हमें इंटरनल कंट्रोल और एंटिटी के बारे में हमने रिपोर्ट में कुछ नहीं बताना, तो क्या हमें इनको इग्नोर कर देना चाहिए? उसका बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको भी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेडिकल प्रोफेशन में होता है। डॉक्टर का असल काम तो है वो मरीज को ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन देना, सर्जरी करना उसकी। लेकिन दुनिया का कोई भी डॉक्टर जो है जब तक पहले वो टेस्टिंग ना कर ले तब तक वो डिसाइड नहीं करता कि मैंने इसको ट्रीट किस तरह करना है। क्या मैं सिंपल मेडिकेशंस देनी है या मैंने उसकी सर्जरी भी करनी है? तो पहले हमेशा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, पहले टेस्ट किया जाता है पेशेंट को,
उस टेस्ट के बाद डिसाइड किया जाता है कि जो बीमारी है उसकी नेचर क्या है, कितनी सीवियर है, उस लिहाज से हमें ट्रीटमेंट में अपना मेडिकेशन सिर्फ करनी है या सर्जरी भी करनी होगी, ट्रीटमेंट कम होगा या ज्यादा होगा। पहले हमेशा टेस्ट, वो टेस्टिंग डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है वो सिर्फ हमारी नब्ज देख के चेक कर ले, सिर्फ हो सकता है वो हमें कहे भैया 10-12 टेस्ट करवा के लाओ। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में भी पहले टेस्टिंग की जाती है, स्कैन किया जाता है पेशेंट को, ये देखने के लिए पता चल जाए बीमारी किस जगह पे है, कितनी सीवियर है, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और असल काम तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट ही, अगर वो ट्रीटमेंट ना करे सिर्फ टेस्ट कर दे, हम कहेंगे इसका कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह हमारा भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, पर्पस है, हमारे प्रोफेशन ने हमें कहा है अल्टीमेट पर्पस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं, अपनी रिपोर्ट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा बाकी एरियाज को इग्नोर कर देना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। हम भी पहले क्लाइंट का सारा बिजनेस जो है उसको स्कैन करेंगे, बाकी के एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी भी कवर करेंगे अपने ऑडिट में। भाई किस लिए कवर करेंगे? उन पे ओपिनियन देना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, रिपोर्ट में उनको शामिल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर इनको क्यों कवर कर रहे हैं? ताकि हम रिस्क असेस कर लें, डिसाइड कर लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस जगह पे कितना रिस्क है। जिस जगह पे रिस्क ज्यादा होगा वहां पे हमें प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करना है, जिस जगह पे रिस्क कम होगा वहां पे प्रोसीजर कम परफॉर्म करने होंगे। बताइए ये अप्रोच बेहतर है या कि रिस्क असेसमेंट सारी इग्नोर कर दी जाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर एरिया पे एक बराबर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाए? पहले रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए। इसलिए ध्यान में रखिए, रिपोर्ट में हमने इंटरनल कंट्रोल या एंटिटी के बारे में कोई ओपिनियन वगैरह नहीं देना, जिक्र नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद हम अपने ऑडिट में इनको कवर करते हैं। किस लिए? रिस्क असेस करने के लिए। पहले रिस्क असेस करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर डिसाइड करेंगे कि कम प्रोसीजर परफॉर्म कर, किस एरिया पे प्रोसीजर कम परफॉर्म करना है और किस एरिया पे प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करना है। ये बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अभी तक की डिस्कशन में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, हमें ऑडिट में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम एंटिटी और इंटरनल कंट्रोल इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे, इनको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब हमने जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करना है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करना है, ऑडिट में पहले हमने क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करने। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करना और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करना, इसे हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करना और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करना, इसे हम क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करने को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे रिस्क असेस होता है, इससे रिस्क आइडेंटिफाई होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से क्या होता है? रिस्क असेस होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से इनहेरेंट रिस्क असेस होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से कंट्रोल रिस्क असेस होता है। देखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इसमें हम एंटिटी की नेचर, उसकी ट्रांजैक्शंस की नेचर वो समझते हैं, एंटिटी क्या काम करती है, किस तरह की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हम मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए हुए हैं, जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो चूंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है, इसीलिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग से टाइप ऑफ रिस्क जो असेस हो रहा है वो भी डिफरेंट है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से रिस्क कौन सा असेस हो रहा है? इनहेरेंट रिस्क। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से कौन सा रिस्क असेस हो रहा है? कंट्रोल रिस्क। ठीक है, दोनों में फर्क है। अच्छा, फर्ज कीजिए हम क्लाइंट के पास गए, हमने उनसे पूछा सर बताइए आप किस तरह की ट्रांजैक्शन में डील करते हैं। उन्होंने कहा सर हम तो हमारी जो इन्वेंट्री है वो गोल्ड है, हम ज्वेलरी बेचते हैं। या उसने कहा हमारी इन्वेंट्री जो है वो लग्जरी मोबाइल फोन्स है।
लैपटॉप है। बताइए क्या इतनी इंफॉर्मेशन से कोई रिस्क असेस होता है? इतनी इंफॉर्मेशन से रिस्क असेस होता है? अगर उसने हमें कहा कि उसकी इन्वेंट्री जो है वो प्रीशियस इन्वेंट्री है, पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम्स है, तो हमने कहा रिस्क असेस होता है। क्या रिस्क असेस होता है? वो चोरी हो सकती है। अब ये जो रिस्क हमने असेस किया, बताइए इसका ताल्लुक एंटिटी से, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से है कि मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल से है? इसका तो एंटिटी से, ये इनहेरेंट रिस्क है। अच्छा, अगर मैं उससे पूछूं सर इन्वेंट्री को चोरी से बचाने के लिए आपने क्या किया है? ओके सर, हमने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, हम मंथ एंड पे स्टॉक टेकिंग करते हैं। अब ये क्या है? ये इंटरनल, ये मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन कर रहा हूं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी डिफरेंट नेचर की है, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन से असेस होती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये डिफरेंट नेचर की है, कंट्रोल रिस्क डिफरेंट नेचर से असेस होता है। तो हम सबसे पहला ऑडिट में क्या काम करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करने को क्या नाम दिया हमने? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, वो कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, जरा सुनिएगा गौर से डेफिनेशन। कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? ऐसे प्रोसीजर जिनमें हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करें। भाई किस लिए? ताकि रिस्क असेस कर सके। भाई कौन सा रिस्क असेस कर सके? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। यहां तक बात समझ आते हैं? सबसे पहले हमने कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से प्रोसीजर होते हैं? टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आगे क्या कह रहा है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से है इनहेरेंट रिस्क, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से कंट्रोल रिस्क। तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां से आ गया? अब ये देखिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां से आ रहा है? इनहेरेंट रिस्क को मैं IR लिख दूं, कोई इशू तो? आपने कंप्लीट नाम लिखना है एग्जाम में। कंट्रोल रिस्क को CR लिख दूं? चलिए अब देखिए, हमने तो ये सीखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से इनहेरेंट रिस्क असेस होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से कंट्रोल रिस्क असेस होता है। तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां से आया? ये देखिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे आया? इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो कौन सा रिस्क बनेगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसे असूली तौर पे कहना चाहिए था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं डेफिनेशन जो है उसे शॉर्ट करता हूं, एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या है, असर्शन लेवल क्या है, इसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले मुझे ये बताइए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या, ये बात समझ आ गई? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। किस लिए? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमसे कोई पूछे एग्जांपल्स बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के, एग्जांपल बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की। तो देखिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की जो एग्जांपल्स हैं वो वही 7 हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में 7 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर पढ़े, उन्हें हम रिस्क असेसमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, उन्हें हम किसी दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, वही एग्जांपल है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है टोटल प्रोसीजर थे 7।
उन 7 में से जब आप उनको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के तौर पे यूज कर रहे हो, उन्हीं 7 को अगर आप रिस्क असेसमेंट के तौर पे यूज कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन कहता है बाकी करो या ना करो, ये 4 प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूं इनको जरूर रिस्क असेसमेंट में यूज करना है। भाई कौन से वाले 4 प्रोसीजर को जरूर रिस्क असेसमेंट में यूज करना है? वो कहते हैं इंक्वायरी, नोट कर लीजिएगा, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, और फिर उसके बाद ICAP का फेवरेट एनालिटिकल प्रोसीजर। कहता है बाकी को करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इन 4 को रिस्क असेसमेंट में जरूर यूज करना है, जरूर परफॉर्म करना। तो हमने कहा ठीक है, हम पागल हैं ज्यादा काम करें, हम भी रिस्क असेसमेंट में बस इन्हीं 4 को यूज करेंगे। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है ना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को कंबाइन कर दे तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाता है। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कोई हमसे पूछे अच्छा रिस्क असेसमेंट को डिफाइन तो कर दिया, अब इसकी एग्जाम्पल्स भी दे दो। हम कहेंगे ये लो 4 एग्जाम्पल, कौन कौन सी? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। भाई इंक्वायरी से कैसे रिस्क असेस होता है? हमने CFO से पूछा सर बताइए कि क्या आपकी कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस फाइल हुआ है? वो कहे जी बिल्कुल हुआ है। रिस्क बढ़ गया क्या कम हुआ? बढ़ गया। तो क्या इंक्वायरी से रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हो रहा? हम CFO से पूछे सर ड्यूरिंग द ईयर कोई नया IT सिस्टम लॉन्च किया है आपने, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हुआ है जिसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए यूज करना है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुई है? CFO ने कहा बिल्कुल हुई है। रिस्क बढ़ गया क्या? नहीं। तो इंक्वायरी जो है क्या इससे रिस्क असेस हो सकता है? बिल्कुल असेस हो सकता है। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन से भी रिस्क असेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम कैश डिपार्टमेंट में गए, वहां पे देखा कैश रिसीव करने वाला जो बंदा था वही कैश रिकॉर्ड करने वाला भी था, यानी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एग्जिस्ट नहीं थी। बताइए रिस्क बढ़ेगा कम होगा? क्या ऑब्जर्वेशन से रिस्क असेस होता है? बिल्कुल होता है। इंक्वायरी से भी होता है, ऑब्जर्वेशन से भी होता है। इंस्पेक्शन से रिस्क असेस होता है? बिल्कुल होता है। हमने देखिए ऑर्गेनाइजेशन में रूल होता है कि जितनी भी अहम डॉक्यूमेंट्स है ना, जो बंदा उसको बना रहा है तो दूसरा बंदा उसको रीचेक भी करे और साइन करे कि रीचेक किया कि नहीं। जैसे सेल इनवॉइसेस, क्योंकि अगर ये गलत बन जाए तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है कलेक्शन करते हुए। जैसे पेरोल शीट, जाहिर है वो लाखों करोड़ों की सैलरीज पे हो रही है, एक बंदा अगर वो गलत कर देगा उसको तो उसमें जो उसका इंपैक्ट है वो भी लाखों करोड़ों का होगा। इसीलिए जो अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर कोई दूसरा बंदा उसको रीचेक करता है। हमने सेल इनवॉइसेस को देखा, उसको कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो है रीचेक नहीं कर रहा था, साइन नहीं कर रहा था कि मैंने रीचेक कर लिया। बताइए रिस्क हमारा बढ़ा के कम हुआ कि सेल इनवॉइसेस गलत हो सकती है? पेरोल शीट को इंस्पेक्ट किया, पता चला किसी इंडिपेंडेंट पर्सन ने उसको रीचेक नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, साइन नहीं हुए उसके ऊपर, रिस्क इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज, के पेरोल गलत हो सकती है। इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन के दौरान, फिजिकल स्टॉक टेकिंग के दौरान हमें कुछ इन्वेंट्री आइटम ऐसी नजर आई जो कि टूटी फूटे थे। बताइए रिस्क बढ़ा के कम हुआ? बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट। तो क्या इंस्पेक्शन से भी रिस्क असेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अब ICAP की फेवरेट एग्जांपल एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क असेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ये ICAP का फेवरेट एरिया, इसलिए मैं 3-4 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि करंट टॉपिक भी साथ साथ कवर होता रहे। एग्जांपल ज्यादा होंगी तो करंट टॉपिक समझने में भी आसानी होगी, फ्यूचर में भी हमारे काम आ जाएंगे एग्जांपल्स। कंसेप्ट क्या है कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर से रिस्क असेस हो सकता है? इसका जवाब है यस। एग्जांपल सुनिए। आपने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स 30% ज्यादा है। बताइए कोई रिस्क है? अच्छा ये कंपैरिजन ध्यान में रखिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर है। रिस्क क्या रिस्क है? सेल्स ओवरस्टेटेड होगी। शाबाश। अगली एग्जांपल सुनिए जरा गौर से।
हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी क्लाइंट की, पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स 30% कम है। अब रिस्क है कि नहीं? अब भी रिस्क है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स कि सेल्स कम हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, क्लाइंट सेल को ओवरस्टेट करेगा, बात समझ आती है, लेकिन क्लाइंट सेल्स को अंडरस्टेट क्यों करेगा? प्रॉफिट, उसका चांस कम है। इसीलिए जहन में रखिए, जब कभी सेल्स अंडरस्टेट हो ना पिछले साल की निस्बत, इसमें अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स ठीक है, रूल आउट नहीं कर रहा इसको, ठीक है वो भी रिस्क है, लेकिन ज्यादा बड़ा रिस्क ये नहीं है कि सेल्स अंडरस्टेटेड है। ज्यादा बड़ा रिस्क क्या है कि हमारी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है सेल डिक्रीज होने की वजह से। सेल डिक्रीज है, इसका मतलब है हमारी इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही। तो अगर पिछले साल की निस्बत इस साल सेल इंक्रीज हो, रिस्क क्या है? सेल्स ओवरस्टेटेड है। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल डिक्रीज है, अब रिस्क क्या है? इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई। सेल्स अंडरस्टेट का लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना ना लिखें, लेकिन इन्वेंट्री ऑब्सोलीट जरूर लिखें। आई कैप अपने सोल्यूशन में इन्वेंट्री की तरफ लेके जा रहा है इसको। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना क्यों हम रिस्क की तरफ पहुंचे? अगली एग्जांपल सुने। आपने काउंटिंग में रेशियोज पढ़ी है, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने रेशियोज वाला टॉपिक ना पढ़ा हो? सभी ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब एग्जांपल सुनिए। अकाउंटिंग में आप रेशियोज कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम्स भी, इन टर्म्स ऑफ डेज भी, लेकिन याद रखिए ऑडिट में हमेशा रेशियोज कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ डेज, टाइम्स नहीं। अगर टाइम्स में उसने दिया भी हुआ ना, हम उसे डेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे काम करते हैं। और रेशियो कैलकुलेट कैसे? जैसे फर्ज कीजिए डेटर टर्नओवर रेशियो है, कैसे कैलकुलेट करते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो को? फार्मूला क्या है? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, डेटर टर्नओवर रेशियो 365। ठीक है, ये डेज में कैलकुलेट करने का फार्मूला है। टाइम्स में कैलकुलेट करेंगे तो वो ऊपर नीचे डिफरेंट हो जाएगा। फर्ज कीजिए मैंने पिछले साल की डेटर टर्नओवर रेशियो इन डेज कैलकुलेट की, वो थी 60 डेज। गौर से सुनिएगा बात। इस साल की डेटर टर्नओवर रेशियो डेज में कैलकुलेट की, वो थी 80 डेज। कोई रिस्क है? देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिछले साल डेटर से मैं 60 डेज में पैसे कलेक्ट कर लिया करता था, इस साल 80 डेज में पैसे कलेक्ट कर, यानी डेटर से पैसे कलेक्ट करने में इस साल मुझे मुश्किल पेश आ रही है। डेटर्स पैसे आसानी से नहीं दे रहे। मतलब क्या है? क्या रिस्क है? बैड डेट का। कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो कलेक्शन नहीं दे रहे, उन पे प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये एग्जांपल क्लियर हो गई, डेटर टर्नओवर रेशियो। अगली एग्जांपल सुने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करता हूं, पिछले साल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी 60 डेज, इस साल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 80 डेज है। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल मेरी इन्वेंट्री 60 डेज में बिक जाती थी, इस साल मेरी इन्वेंट्री 80 डेज लग रहे हैं, मुझे इन्वेंट्री बेचने में मुश्किल पेश आ रही है। तो रिस्क क्या है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, इसीलिए तो मुझे मुश्किल पेश आ रही है, वरना इन्वेंट्री धड़ाधड़ बिक ना जाती। इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है जिसे एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। ये रिस्क असेसमेंट समझ रहे हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर से कैसे रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है। अगली आखिरी एग्जांपल, और ये जरा ध्यान से, एक क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी तो होती है। ठीक है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट की, प्रीवियस ईयर में 60 डेज थी, इस साल 80 डेज है। मतलब क्या? पिछले साल हम 60 डेज में पेमेंट कर रहे थे क्रेडिटर्स को, इस साल 80 डेज में पेमेंट कर रहे हैं। कोई इशू है कि अच्छी बात है? स्टूडेंट कहने लगा अच्छी बात है सर, हम देर से पेमेंट कर रहे हैं। नहीं यार, इशू है क्या? आपके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए, ये आपकी पुअर लिक्विडिटी पोजीशन को और गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है क्या आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले साल अगर 60 डेज थे, इस साल 80 डेज है। इसका मतलब है पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स ज्यादा हो गए हैं, आप उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे। डेज ज्यादा होने का मतलब है क्रेडिटर ज्यादा हो गए। आखिरी एग्जांपल देखें, ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, ये डबल एज वेपन है, ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों तरह से चलता है। क्रेडिटर इंक्रीज की एग्जांपल बता दी, अब सुनिए। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की, पिछले साल 60 डेज थी, इस साल 40 डेज है। अब बताइए अब कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। इसका मतलब है पिछले साल 60, इस साल 40 डेज। ये अच्छी बात है।
ओवरस्टेट तब होता जब पिछले साल 60 डेज होते, इस साल 80 डेज होते, ज्यादा, तब क्रेडिटर का बैलेंस ज्यादा होता। पिछले साल रेशो 60 डेज है, इस साल 40 डेज, इसका मतलब है इस साल क्रेडिटर्स कम है तो डेज कम आया। ये रिस्क क्या है? क्रेडिटर्स अंडर स्टेटमेंट का, कि हो सकता है कंप्लीटली क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं किए गए। जब डेज ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब है बैलेंस ज्यादा हो रहा है, जब डेज कम हो रहे हैं इसका मतलब क्या, बैलेंस कम हो रहा है। तो ये बात समझे, एनालिटिकल प्रोसीजर से हम कैसे रिस्क असेस करते हैं। तो फिर से बताइए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या हम जब ऑडिट पे जाते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं कि पहले रिस्क असेसमेंट करते हैं? भाई रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं? ताकि डिसाइड कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिस एरिया में रिस्क ज्यादा है वहां पे प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करें, जिस एरिया पे रिस्क कम है वहां पे प्रोसीजर कम परफॉर्म करें। तो ये डिसाइड कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बाद में देखेंगे, पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अगला क्वेश्चन मेरा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है, इसका जवाब सुनिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल्स क्या हैं? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये चार तो जरूर परफॉर्म करना है, बाकी तीन आपकी मर्जी है, करें या ना करें। यहां तक क्लियर? मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया कि इंक्वायरी से कैसे रिस्क असेस हो सकता है, ऑब्जर्वेशन से कैसे, इंस्पेक्शन से कैसे, और एनालिटिकल प्रोसीजर में मैंने आपको 5 एग्जांपल सिखाई है। ये एग्जांपल आपने सीखनी, समझनी है, नोट करनी है, ये आगे चल के दोबारा यूज करनी है हमने। कौन कौन सी एग्जांपल बताई मैंने? सेल्स की कंपेयर करवा के, डेटर्स की, इन्वेंट्री की और क्रेडिटर्स की। डेटर्स, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स और सेल्स, 4 एग्जांपल हो गई। इनको आपने ज़हन में रखना है कि कैसे हमने इसे रिस्क असेस किया था। अब चलते हैं हम इस एरिया की तरफ। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हमने रिस्क असेस कर लिए। क्या रिस्क असेस कर लिया, यहां तक काम खत्म? कि हमें उस रिस्क की कोई क्लासिफिकेशन भी करनी चाहिए कि छोटा रिस्क लादा कर दे, बड़ा रिस्क लादा कर दे? क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि जितने भी रिस्क है, छोटा रिस्क लादा कर दिया, बड़ा रिस्क लादा। ये लफ्ज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, छोटा रिस्क, बड़ा, ये पहले कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, बाद में टेक्निकल टर्म की तरफ जाएंगे। भाई छोटा रिस्क कौन सा होता है? छोटा रिस्क ऐसा रिस्क है जो स्पेसिफिकली किसी एक असर्शन या एरिया को अफेक्ट कर रहा हो, वो बहुत सी एरियाज को अफेक्ट ना करे, उसे कहते हैं हम छोटा रिस्क, या टेक्निकल वर्ड में रिस्क एट असर्शन लेवल। और जो रिस्क बहुत सी असर्शंस, बहुत से एरियाज को अफेक्ट करे, दूसरे लफ्जों में तकरीबन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट फैला हो, ठीक है, जब इफेक्ट बहुत से एरियाज पे फैला ना, उसे हम कहते हैं परवेसिव इफेक्ट। जब किसी रिस्क का इफेक्ट परवेसिव हो, परवेसिव का मतलब उसका इफेक्ट बहुत से एरियाज, बहुत सी असर्शन पे हो, उसे हम कहते हैं रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। और जब किसी रिस्क का इफेक्ट स्पेसिफिक असर्शन, स्पेसिफिक एरिया पे हो, परवेसिव ना हो, बहुत से एरियाज पे इफेक्ट ना फैला हो, स्पेसिफिक असर्शन स्पेसिफिक एरिया तक हो, तो उसे क्या कहते हैं? रिस्क एट असर्शन लेवल। तो हमने जो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, इसके बाद बताइए इनकी डिफरेंट लेवल्स में क्लासिफिकेशन करनी चाहिए कि नहीं? तो 2 लेवल्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट असर्शन लेवल। दोनों में फर्क समझ आया? नहीं, अभी समझ नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं। नहीं अभी नहीं आया, सुनिए एग्जाम्पल। हम एक जगह ऑडिट करने के लिए गए, हमने सीएफओ से पूछा सर थोड़ा सा सिस्टम बताइए। उन्होंने कहा सर हम अपने स्टाफ को, सेल स्टाफ को ऑफर किया है कि जितनी ज्यादा सेल करेंगे, जितनी सेल होगी उसका 10% उनको कमीशन के तौर पे मिलेगा। बताइए रिस्क है? बिल्कुल रिस्क है कि परचेजेस जो हैं ओवरस्टेटेड हो जाएंगी, ये रिस्क नहीं है। एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हो जाएंगे, ये भी रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है? सिर्फ सेल्स में कि सेल्स ओवरस्टेट होगी। एग्जैक्टली इस एग्जाम्पल का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक एरिया असर्शन पे है, क्या? कि सेल्स ओवरस्टेट होगी।
बाकी के एरियाज को अंडरस्टेट या ओवरस्टेट करने से तो टीम को कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से हमारा रिस्क इंक्रीज होता है? बिल्कुल होता है। बताइए क्या सिर्फ एक एरिया एक असर्शन पे के बहुत से मैनी एरियाज मैनी असर्शन पे, तो ये कौन सा रिस्क हुआ? रिस्क एट असर्शन। अगली एग्जांपल सुने। हमने कहा सर कुछ और इंफॉर्मेशन भी दीजिए। उसने कहा हम मैनेजमेंट को भी बोनस देते हैं, जितना प्रॉफिट होता है उसका 10% उन्हें बोनस दिया जाता है। बताइए इस इंफॉर्मेशन से भी रिस्क इंक्रीज हो रहा है क्या? बिल्कुल। अब बताइए क्या इसमें इंक्रीज सिर्फ सेल्स में, सिर्फ परचेजेस में, सिर्फ इन्वेंट्री में, सिर्फ एक्सपेंसेस में, या हर एरिया में? हर एरिया में। हर वो एरिया जो प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट की कोशिश होगी उसे ओवरस्टेट अंडरस्टेट करके प्रॉफिट बढ़ा दे। तो ये कौन सा हमारा रिस्क हुआ? असर्शन लेवल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। दोनों में फर्क समझ आया? एक और रियल एग्जांपल से सुनिए। एग्जांपल ठीक है, थोड़ा सा आपको पता है फैब्रिकेशन हम कर देते हैं, एग्जांपल रियल है। एक जगह हम ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे एक जूनियर को बैंक का एरिया दिया गया, भाई तुमने बैंक को वेरीफाई करना। उसने कहा ठीक है। वो क्लाइंट में जो बंदा बैंक एरिया को डील कर रहा था उसके पास गया, उसे जाके कहने लगा सर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं? वो कहने लगा वो क्या होती है? वो कहने लगा सर ये तो बेसिक जो है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, आपने चाहे सीए दूर की बात है बीकॉम भी किया हो आईकॉम भी किया हो, फिर उसमें भी सिखाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। कहने लगा सर क्या बताऊं, मैं तो मैट्रिक फेल हूं, सिफारिश की वजह से भर्ती हो गया हूं मैं। उन्होंने कहा शाबाश। अब बताइए इस इंफॉर्मेशन से हमारा रिस्क बढ़ा के कम हुआ? कौन सा? असर्शन लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? असर्शन लेवल सिर्फ बैंक एरिया में। अच्छा हमने कहा अच्छा चलिए सीएफओ के पास जाते हैं। हम बागे बागे सीएफओ के पास गए शिकायत लगाने के लिए कि देखिए इसको बैंक एरिया में जो बंदा काम कर रहा है इसको रिकंसिलिएशन नहीं बनानी आते। हम सीएफओ के पास गए, उसके कमरे के बाहर उसकी नाम लिखा था और उसकी क्वालिफिकेशन लिखी थी, हाईली क्वालिफाइड बंदा था, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। अब जैसे ही हमने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा, मुझे बताइए हमारा रिस्क बढ़ गया क्या कम हुआ? हम बढ़ गया। अच्छा बताइए असर्शन लेवल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, क्योंकि सीएफओ तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसने क्या आईएफआरएस काउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि अपना रिग्रेशन एनालिसिस करेगा? तो रिग्रेशन एनालिसिस करेगा, स्टैंडर्ड से उसका दूर का वास्ता नहीं। तो ये रिस्क एट असर्शन लेवल जो स्पेसिफिक असर्शन एरिया को अफेक्ट करे। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल बहुत से एरियाज बहुत सी असर्शंस को इफेक्ट करे। कंसेप्ट समझ आया? आगे चलिए। तो बताइए दोनों में से किसका इफेक्ट परवेसिव होता है और किसका इफेक्ट नॉट परवेसिव है? असर्शन लेवल। अभी ये एग्जांपल्स तो हमने वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दी थी, अब जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो डिस्कस कर लेते हैं। कहता है पहली एग्जांपल रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की। पहली एग्जांपल क्या है? कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखें अगर कोई इंप्लॉय में कंपिटेंस या इंटेग्रिटी नहीं है ना किसी इंप्लॉय में, तो ये रिस्क एट असर्शन लेवल होगा। लेकिन मैनेजमेंट सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैनेजमेंट में कंपिटेंस या इंटेग्रिटी नहीं है, ये कौन सा रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। देखिए प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल जब सिखाई थी आपको सिर्फ ये बताया था ये रिस्क है, उसमें ये नहीं बताया था कौन सा असर्शन लेवल है कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आज हम एक स्टेप आगे चीज सीख रहे हैं कि रिस्क को क्लासीफाई भी करना है बाद में। असर्शन लेवल अलग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल अलग। अगली एग्जांपल सुनिए। फ्रॉड। फ्रॉड को क्यों रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कहा जाता है? देखिए रिसर्चर्स हमें ये बताते हैं, मैंने आपको बताया था जहां कहीं फ्रॉड होता है ना वो गोरे जो है रिसर्च करता है कि भाई किस वजह से फ्रॉड हुआ। रिसर्च करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि जब कभी आपको कहीं पे फ्रॉड मिलेगा ना और वो बंदा पकड़ा जाएगा, वो आपको एक बात हमेशा कहेगा और वो बात झूठ होगी। क्या? कि सर ये मेरा पहला फ्रॉड था, जिंदगी का पहला फ्रॉड। कहता है कभी ऐसा नहीं होता। जब कभी फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आए तो कंफर्म है उस बंदे ने और भी फ्रॉड किए होंगे। तो मुझे बताइए ऑडिट करते हुए अगर हम किसी फ्रॉड को डिटेक्ट कर लें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे शुक्र है एक ही फ्रॉड था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी हमने डिटेक्ट कर लिया। ये कहेंगे कि अगर एक फ्रॉड हो सकता है तो उसका मतलब है कुछ दूसरे फ्रॉड भी होंगे, रिस्क बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी एरिया में हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉड करने वाला तो जहां दाव लगेगा वो वहां फ्रॉड करेगा। इसीलिए फ्रॉड को क्या कहा जाता है? ये
रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, इसका सिंगल इफेक्ट नहीं होता स्पेसिफिक एरिया असर्शन पे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फिर गोइंग कंसर्न इश्यूज, आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, आप एक्सपर्ट लोग हैं, मुझे ये बताइए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनी, अगर गोइंग कंसर्न ट्रू नहीं, अगर तो गोइंग कंसर्न ट्रू आपको पता है वो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर इसके बाद हम एसेट्स को कॉस्ट लेस क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पे लिखते हैं। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न ट्रू ना हो अजम्पशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, हमारी बेसिस डिफरेंट हो जाती है। अब हमने करंट और नॉन करंट की क्लासिफिकेशन खत्म कर देते हैं क्योंकि सारी की सारी अगले 12 महीनों के अंदर जो है वो सेल हो जानी है और उनको कॉस्ट की बजाय मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं। ये कंसेप्ट पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? तो गोइंग कंसर्न का इफेक्ट जो होता है जहन में रखिए, किसी एक दो एसेट्स या लायबिलिटी पे नहीं होगा, वो सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट होता है। इसीलिए गोइंग कंसर्न को भी हम कौन सा रिस्क कहते हैं? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोर्थ है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ फंड। देखिए कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल भी काफी थे, लेकिन हमने कोशिश की है ज्यादा एग्जांपल शेयर करें। फोर्थ एग्जांपल मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा, एक्सप्लेन करनी है, हमारे सिलेबस में है, अभी नहीं, नेक्स्ट किसी चैप्टर में जाके वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। आपको पता है मैं बताया था हर चैप्टर में एक एक दो दो लाइनें ऐसी आती हैं जिनको हमने रट्टा लगाना होता है। तो फिलहाल इसको हम याद कर लेंगे, आई कैप अगर पूछे एग्जांपल देंगे, लेकिन अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का कंसेप्ट समझ आ गया, एग्जांपल्स भी क्लियर हो गई, 4 एग्जांपल बताएं। रिस्क एट असर्शन लेवल, ये कौन सा रिस्क होता है? जो स्पेसिफिक असर्शन स्पेसिफिक एरिया को फाइट कर रहा हो, परवेसिव ना हो। वो कहता है अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है? कहता है पहली एग्जांपल प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री ऐसी है, लग्जरी मोबाइल्स हैं, ज्वेलरी है, तो चोरी का रिस्क होता है। लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री में चोरी का रिस्क होगा कि फिक्स एसेट में भी चोरी का रिस्क होगा? इस वजह से, इस इन्वेंट्री की वजह से इसी में रिस्क होगा ना, किसी दूसरे एरिया में तो रिस्क नहीं हो सकता। दूसरे एग्जांपल कम्प्लेक्स एंड नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जो कम्प्लेक्स होती हैं, मुश्किल होती हैं, या नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन होगी, उनमें गलतियों का चांस ज्यादा होता है। भाई ये कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कौन सी? जो मुश्किल है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो लीज पे एसेट लेके इस्तेमाल कर रही है, दूसरी कंपनी एसेट्स को खरीद के इस्तेमाल कर रही है। बताइए किसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा कम्प्लेक्स है? लीज वाले की, उसमें रिस्क है। तो बताइए रिस्क सिर्फ लीज वाले एरिया में है या कि फॉर एग्जांपल रिपेयर एक्सपेंस में भी है? सिर्फ लीज वाले एरिया में। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स है उसमें रिस्क ज्यादा है। दूसरी एग्जांपल सुने, एक हमारा क्लाइंट ऐसा है जो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, दूसरा क्लाइंट ऐसा है जो टैक्स पे करता है, वो डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट करता है। किसमें रिस्क ज्यादा है? जो डेफर्ड टैक्स, क्योंकि डेफर्ड टैक्स की ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स होती है। तो जो ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स हैं उनमें रिस्क ज्यादा है। ये तो हो गया कम्प्लेक्स। अब नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन कौन सी है? एक है रूटीन ट्रांजैक्शन, एक है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। रूटीन ट्रांजैक्शन कौन सी है? जो डेली बेसिस पे होती रहती है, सेल ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। सेल ऑफ इन्वेंट्री क्या है? रूटीन ट्रांजैक्शन। सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है? नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। बताइए रिकॉर्ड करते हुए किसमें गलती का चांस ज्यादा है, रूटीन ट्रांजैक्शन में क्या नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन? नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि नॉर्मली नहीं, वो कैशियर है, वो रूटीन में एंट्री पास कर रहा था, हाँ भाई क्या हुआ, सेल हुआ, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्या फिक्स ऐसा सेल किया जो आसान एंट्री, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, चलो भाई ऐसी है। तो वो आपने काउंटिंग में एरर करेक्शन में इस तरह की बड़े क्वेश्चंस किए होंगे जिनमें फिक्स एसेट कहता है फिक्स एसेट सेल कर दिया, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। हमारे जमाने में होती थी इस तरह की एडजस्टमेंट, अब पता नहीं आपको सिखाते हैं कि नहीं, हाँ प्रोबेबली सिखाते होंगे जरूर। तो ये नॉन रिटेन ट्रांस। इसी तरह इन्वेंट्री की परचेज की आसान एंट्री, परचेजेस डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट। लेकिन अगर फिक्स एसेट को परचेज किया, उसमें तो देखना होता है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर कौन से वाला है कौन सा नहीं है, ठीक है, वो टेस्ट रन की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना। इसीलिए नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन जो है इनमें रिस्क ज्यादा होता है। इसी तरह और कौन सी एग्जांपल है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन? डेप्रिसिएशन साल के एंड पे होती है, स्टॉक काउंट करना साल के एंड पे होता है,
एक्सट्रीम एग्जांपल कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट, वो भी कभी कभार होता है। देखिए कभी कभार जो कंसेप्ट सिंपल है, जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन होती है उनमें हम एक्सपर्ट नहीं होते, रूटीन की ट्रांजैक्शन में एक्सपर्ट होते हैं हम, इसीलिए रूटीन की ट्रांजैक्शन में रिस्क नहीं है, लेकिन नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है। और कौन सा रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असर्शन लेवल? क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है उसी में रिस्क है, बाकियों में रिस्क नहीं है। आखिरी एग्जांपल, लार्ज ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, ये भी आई कैप की फेवरेट एडजस्टमेंट, कि ईयर एंड पे अगर आपको सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नजर आए, पूरे साल में हर महीने 1 मिलियन की सेल हुई, आखिरी 2 हफ्तों में 2.5 मिलियन की सेल हो गई, रिस्क है कि नहीं? बिल्कुल रिस्क है। क्या रिस्क है? कि सेल्स को ओवरस्टेट किया गया होगा। लार्ज ट्रांजैक्शन एट, अच्छा लार्ज ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, इनमें रिस्क नहीं होता, इनमें रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता भला? यहां से ईयर एंड क्यों कहा उसने? सुने, आपने आई कैप के एग्जाम में नकल लगानी है, ये डिसीजन कब करेंगे? स्टार्ट ऑफ द सेशन, ड्यूरिंग सेशन के एंड ऑफ द सेशन? स्टार्ट में आप कोशिश करेंगे कि अगर पेपर तैयार हो सकता है जेन्युइन तरीके से तो तैयार हो जाए, लेकिन अगर आप छुट्टियां करें, आप वीकली टेस्ट ना दे जो आ जाए, आप लेट आए क्लास में, घर जाके 2 घंटे ऑडिट ना पढ़ें, तो कहां पास होना है, कहां तैयारी होनी है? नहीं तैयारी होनी, फिर आखिरी दिन जाके क्या फैसला करना पड़ेगा? नकल लगाने। तो जिस तरह स्टूडेंट आखिरी दिन फैसला करता है मैंने नकल लगानी, उसी तरह मैनेजमेंट भी आखिरी दिनों में फैसला करते हैं, भाई सारा साल मेहनत करके देख ली, प्रॉफिट नहीं आया, अब क्या करें? 2 नंबरी करना है। लास्ट ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड। तो मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में कहे हैवी सेल एट ईयर एंड, रिस्क है कि नहीं? और अगर ये कहे ईयर एंड के बाद रिटर्न भी हो गई है, फिर तो और भी ज्यादा रिस्क है। और अगर कहे ये रिलेटेड पार्टी को सेल की गई थी, और भी ज्यादा रिस्क है। अब इतने ज्यादा इशारों के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट कहे इसमें कोई रिस्क नहीं है, तो फिर वो भारेगा। चलिए, ये रिस्क समझ आ गए। अभी तक जरा क्विक सी रिवीजन करते हैं 1 मिनट के अंदर। पहली चीज बताइए, क्या हमने डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है? पहले डॉक्टर की तरह रिस्क असेसमेंट करनी है। रिस्क असेसमेंट के लिए कौन सा काम करते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। डेफिनेशन क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। आपको उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की एग्जांपल सिखा दें, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल सिखा दें, रिस्क एट असर्शन लेवल एग्जांपल सिखा दें, समझा दें। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, रिस्क आइडेंटिफाई किया, क्यों किया? समझ में आता है, ताकि प्रोसीजर डिसाइड कर सके फाइनेंशियल में कम या ज्यादा। जहां रिस्क ज्यादा वहां प्रोसीजर ज्यादा, जहां रिस्क कम वहां प्रोसीजर कम। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन की, किस लिए? इनहेरेंट रिस्क असेस करने के लिए, ठीक है, समझ आता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन की, किस लिए? कंट्रोल रिस्क के लिए, समझ आती है बात। इनहेरेंट रिस्क को 2 लेवल पे क्लासिफाई किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, असर्शन लेवल पे। ये क्लासिफिकेशन क्यों की गई? क्लासिफिकेशन समझ आ गई हमें, लेकिन मुझे बताइए ये क्लासिफिकेशन क्यों की गई? हाँ जी भाई बताइए, एक छोटा मसला है, एक बड़ा मसला है, क्या दोनों का एक तरीके से इलाज करना है? नहीं, दोनों का रिस्पांस डिफरेंट होगा। जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, चूंकि इसका इफेक्ट ओवरऑल तकरीबन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है, तो हम इसके लिए जो रिस्पांस देंगे वो भी ओवरऑल नेचर का होगा। जो रिस्क एट असर्शन लेवल है, उसका इफेक्ट चूंकि सिर्फ स्पेसिफिक असर्शन पे है, तो इस पे जो हमारा रिस्पांस होगा, जो प्रोसीजर परफॉर्म करना है, वो भी वो करने हैं जो स्पेसिफिक असर्शन के लिए। तो अब ओवरऑल रिस्पांस क्या होगा? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एड्रेस करना है हमने कि रिस्क एट असर्शन लेवल को? ओ भाई दोनों को रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को भी एड्रेस करना है, रिस्क एट असर्शन लेवल को भी। लेकिन कैसे एड्रेस करना है? अप्रोच डिफरेंट है। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल के लिए हम ऐसे प्रोसीजर, ऐसे स्टेप्स, ऐसे डिसीजन करते हैं जिनका इफेक्ट सिर्फ एक आधे एरिया पे नहीं बल्कि तकरीबन पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल सुनिए, हम मोर एक्सपीरियंस्ड एंड कंपिटेंट टीम भिजवाते हैं ऑडिट करने के लिए। दूसरी एग्जांपल, हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना पूरे टीम का इंक्रीज कर देते हैं।
अब देखें जो एग्जांपल बता रहा हूं साथ में सोचते जाएं, क्या इसका इफेक्ट एक एरिया पे है या तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर इफेक्ट तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है तो एग्जांपल ठीक है, अगर इफेक्ट सिर्फ एक एरिया पे तो एग्जांपल गलत है। पहली एग्जांपल क्या थे, मोर एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट टीम भिजवानी। दूसरी एग्जांपल क्या थे, पूरी टीम का प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज करते हैं। तीसरी एग्जांपल मटेरियलिटी लेवल रिड्यूस कर दें। चौथी एग्जांपल एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करें। क्या करें, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है? देखिए एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है कि हमने क्लाइंट को पता नहीं चलने देना कि हम क्या चीज कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अगर क्लाइंट को पता चल गया तो वो तो उसको सीधा पता कर देगा पहले से। ये एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुलिस ने कहीं छापा मारना हो और फोन करके बता दें हम लोग आ रहे हैं, मतलब वहां से क्या मिला, कुछ मिलेगा? कुछ बिल्कुल भी नहीं, वो तो सारा नीट एंड क्लीन कर देंगे। उसी तरह अगर हमारे क्लाइंट को पता चल जाए हम क्या ट्रांजैक्शन चेक करने जा रहे हैं, कैसे चेक करने जा रहे हैं, वो तो सारा उसको नीट एंड क्लीन कर देगा। इसीलिए वो कहते हैं एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना। अब इसमें एक एग्जांपल मेरे से मुझे याद आ रही है, लेकिन उसमें 2 मिनट लग जाएंगे, एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा 2 मिनट एंड पे। एग्जांपल दे दूं क्या, आगे चले? एग्जांपल सुनिए। ऑडिटर ने कहा सर आपकी इन्वेंट्री हमने फिजिकली वेरीफाई करना है। क्लाइंट ने कहा सर बिस्मिल्लाह कीजिए, जरूर कीजिए। 10 जगहों पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है, बताइए कितनी लोकेशन की इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करनी है? उसने कहा सर 6 की। क्लाइंट कहने लगा सर मेरी बात सुने, आजकल गर्मी है, 30 जून आपको पता है ये नॉर्मली 30 जून होता है शदीद गर्मी, या 31 दिसंबर शदीद सर्दी। कहता है सर गर्मी बहुत है और ऊपर से हमारा जो वेयर हाउस है ना वो डिफरेंट सिटीज में है, रिमोट एरियाज में है, आप ढूंढते ढूंढते खज्जलखार हो जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए, हमें बता दीजिए कौन कौन सी लोकेशन है जिनको आपने फिजिकली वेरीफाई करना है, हम आपके लिए कन्वेंस का अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ना हमारा वेयर हाउस किस जगह पे है, हमें तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तो ढूंढना पड़ेगा। हम आपको उस लोकेशन पे ले जाएंगे, आप स्टॉक काउंट कीजिएगा, फिर हम करीबी अच्छे से होटल में आपको ड्रॉप करेंगे ताकि आपको ख्वारी ना हो। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह आपको जिस जगह पे आपने जाना होगा गाड़ी पहुंच जाएगी, आपको उस लोकेशन पे ले जाएंगे, वहां पे आप स्टॉक काउंट कर दीजिएगा। इस तरह वहां के अच्छे से होटल में स्टे करवा देंगे, इस तरह स्टॉक काउंट कंप्लीट हो जाएगा। आप सिर्फ हमें बता दिए कि क्या अपना प्लान किया है ताकि उस हिसाब से हम अरेंजमेंट कर लें। हटने का ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा क्लाइंट, उसने बता दिया। अब एग्जैक्टली उसी तरह क्लाइंट जो है उसको पिक करता था सुबह और फिर उसके बाद लोकेशन पे ले जाते थे, वहां पे स्टॉक काउंट कर लेते थे, फिर होटल में स्टे करता था। फिर अगले दिन सुबह उसको उठाया, पिक करके ले गए वेयर हाउस में और पूरा स्टॉक काउंट हो गया, स्टॉक पूरा था, रिपोर्ट अनमोडिफाइड दे दी। बाद में पता चला फ्रॉड था, इन्वेंट्री शो करवाई गई थी 1 करोड़ की, असल में 10 लाख की थी। और क्लाइंट करता क्या था, जब पहले वेयर हाउस पे गया ऑडिटर को लेके चेकिंग करवा दी, ऑडिटर को वापस छोड़ा होटल में। अब चूंकि उसे पता था कि अगली लोकेशन कौन सी उसने वेरीफाई करनी है, रातों रात सारा वही स्टॉक लोड करवा के अगली लोकेशन पे पहुंचा देता था। अब अगली लोकेशन पे ऑडिटर फिर उसको चेक कर रहा है, चेक करने के बाद स्टॉक पूरा है, वापस होटल में आ जाता था। क्लाइंट को पता था कल किधर जाना है, रातों रात सारा स्टॉक उधर पहुंचा देता था। एक ही स्टॉक 6 दफा काउंट हो गया। अब बताइए अगर आप ऑडिटर होते आप क्या करते? एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये है एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्या कि क्लाइंट को पता ना चलने दे आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने दे। ठीक है, वैसे इसके 2-3 और भी हल थे कि हम साइमल्टेनियसली हर जगह पे स्टॉक काउंट करवा सकते थे। इसका एक और हल भी था कि जो जो आइटम आप काउंट कर रहे हैं ना उसके साथ कोई परमानेंट मार्कर से निशान लगाते रहें, ताकि दोबारा जब वही आइटम आपके सामने आप गए ये तो मैंने अभी काउंट किया, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो कोई हमारे जैसा ही ऑडिटर था, उसने कुछ भी नहीं किया। तो बार अब ये एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी समझ आ गई क्या है ओवरऑल अप्रोच में? तो मैं भूल गया, ओवरऑल अप्रोच में पहला स्टेप क्या था? मोर एक्सपीरियंस एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ, दूसरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज, तीसरा मटेरियलिटी लेवल रिड्यूस, फोर्थ एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना है, फिफ्थ जर्नल चेंजेस कर देनी ऑडिट प्रोग्राम में। वरना क्लाइंट कहेगा इस साल ठीक है आपने सारा कुछ अनप्रेडिक्टेबल रखा है, लेकिन अगले साल जब आएंगे तो मुझे पता होगा कि आप कैसे ऑडिट करते हैं। हम कहेंगे नहीं, अगले साल हम अपने ऑडिट प्रोसीजर चेंज कर देंगे।
ठीक है, हमने प्रोसीजर मोर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर ईयर एंड पे परफॉर्म करने चाहिए, दरमियान में नहीं, क्योंकि ईयर एंड पे आपको पता है ज्यादा रिस्क होता है ट्रांजैक्शंस का गलत होने का। मोर रिलायबल एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज से। अब देखिए सारी एग्जांपल जो हमने शेयर की, इनका इफेक्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक एरियाजाइजेशन पे था कि बहुत से एरियाजाइजेशन पे। तो ये ओवरऑल अप्रोच हुआ। रिस्क एट, हमने 2 लेवल पे रिस्क को क्लासिफाई किया, किस लिए? ताकि एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे सके। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है? रिस्क एट एडजस्टमेंट लेवल के लिए एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमने कहा ये ओवरऑल अप्रोच क्या है, ये तो समझ आ गई। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है भाई, ये समझ नहीं आई, ये बता दीजिए। हमने कहा ठीक है, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर समझने के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। परेशान नहीं होना, अब आगे कंसेप्ट आसान है, ठीक है, यही सिर्फ था थोड़ा सा लेंथ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव, अब देखें ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल दोनों ऑब्टेन करते हैं, दोनों से रिस्क असेस होता है। इंटरनल कंट्रोल से जो रिस्क असेस होता है इसकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंप्लीमेंट किए हैं उनमें गड़बड़ हो। जैसे फर्ज कीजिए मैनेजमेंट ये कहे इन्वेंट्री जो है वो गोल्ड आइटम्स है, प्रीशियस पोर्टेबल, ये इनहेरेंट रिस्क है। हम मैनेजमेंट से पूछे कि सर इसको सिक्योर करने के लिए कि चोरी ना हो क्या किया आपने? ओके सर, हम हर मंथ एंड पे स्टॉक काउंट करवाते हैं, फिजिकल बैलेंस और बुक बैलेंस की रिकंसिलिएशन बनती है। ये है इंटरनल कंट्रोल, ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? हम मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करें। यहां पे लफ्ज अंडरस्टैंडिंग का मतलब है ये समझना कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैनेजमेंट से पूछा सर कैसे इन्वेंट्री सिक्योर करते हैं? उसने कहा जरा ऊपर देखे दाएं और बाएं, दाएं बाएं देखा, 2 सीसीटीवी कैमरा दाएं तरफ लगे थे, 2 बाएं तरफ लगे थे। कहता है सर ये देखिए ये सीसीटीवी कैमरा है, हमने यहाँ पे बैक एंड पे 2 बंदे बिठाए हुए हैं, वो कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि कोई कस्टमर या एम्प्लॉय चोरी तो नहीं कर रहा। अगर कोई चोरी करने की कोशिश करता है ऊपर से फोन करके बता देते हैं, हम उसे पकड़ लेते हैं। ये है इंटरनल कंट्रोल, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से कौन सा रिस्क असेस होगा? कैसे? गौर से सुनिएगा। अगर हमें पता चले अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, बनाए हुए हैं उन्होंने, यानी कंट्रोल स्ट्रांग है, तो हमारा कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। और अगर पता चले अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से कंट्रोल वीक है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ये समझ आया? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में हम क्या करते हैं? क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानते हैं, एग्जिस्ट कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से पता चले कंट्रोल वीक है तो कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से पता चले कंट्रोल स्ट्रांग है, कम हो जाएगा। यहां पे हमने कहा बहुत अच्छा है, इसका मतलब है सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, कंट्रोल रिस्क कम हो गया, इसका मतलब इन्वेंट्री पे प्रोसीजर हमने कम परफॉर्म करने हैं। हम भागे भागे सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाने लगे, हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने पकड़ के पीछे खींचा। उनका ठहर जाओ, गलती ना करो। अभी तुम लोगों ने सिर्फ अंडरस्टैंड किया है कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इससे हमें लगा है कि कंट्रोल स्ट्रांग है। लेकिन अगर इस कंट्रोल्स पे रिलाय करते हुए आप कंट्रोल रिस्क को कम कर रहे हैं, जिससे बाद में फायदा होगा, सब्सटेंटिव से कम हो जाएंगे, तो इस पे रिलाय करने से पहले भाई इसको टेस्ट तो कर लो, वाकई ऐसा है कि नहीं है। मुझे बताइए, क्लाइंट ने कहा 2 सीसीटीवी कैमरा इधर, 2 सीसीटीवी कैमरा इधर, मैं सिर्फ ये कैमरा देख के लगे हुए हैं इतबार करके प्रोसीजर कम कर लूं कि मुझे लॉजिकली चेक करना चाहिए सही काम भी कर रहे हैं कि नहीं। भी हो सकता है चाइना के कैमरा, डमी कैमरा लगे हो सकता है उधर मैं जाऊं, उधर देखूं वो बंदे जो उधर पड़े सो रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा। अब कंट्रोल एग्जिस्ट तो कर रहा है, सही ऑपरेट नहीं कर रहा।
तो बताइए जब कंट्रोल स्ट्रांग हो तो मुझे सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करनी चाहिए, यानी सिर्फ ये देखना चाहिए कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कि मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करने चाहिए, यानी मुझे ये भी देखना चाहिए कंट्रोल सही ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बताइए, बिल्कुल देखना चाहिए। ये लफ्ज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब है सिर्फ ये देखना कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उन्होंने डिजाइन किया है कि नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है देखना कंट्रोल सही ऑपरेट भी हो रहा है कि नहीं, क्या ये जो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है इनको प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, मिस स्टेटमेंट्स वगैरह को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर। ये दोनों में फर्क है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क समझ आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल हर जगह परफॉर्म करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करना है, कंट्रोल जब स्ट्रांग हो, जब वीक हो तब नहीं। यहां पे एक स्टूडेंट कहने लगा साहब हम कंफ्यूज हो गए हूं मैं, हम तो डॉक्टर के पास जाके टेस्ट तब करवाते हैं जब हम वीक होते हैं, बीमार होते हैं, यहां पे आप कह रहे हैं कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल तब परफॉर्म करने हैं जब कंट्रोल स्ट्रांग है। ये समझ नहीं आया कंसेप्ट। मैं क्या एग्जांपल से समझो। फर्ज कीजिए हम किसी मार्केट में जाएं गिलास खरीदने के लिए और उसे कहें कि भाई सर ये हमें एक शीशे का गिलास दिखाइए, वो हमें शीशे का गिलास दिखाए। हम उसे कहें भाई ये मजबूत है, वो कहे सर बिल्कुल मजबूत है, 5 फुट की बुलंदी से भी गिराएंगे तो नहीं टूटेगा, 5 फुट तक की गारंटी है। अब बताइए आप उसकी स्टेटमेंट पे रिलाय करके पूरा सेट खरीद के घर ले आएंगे कि टेस्ट करेंगे। वो कह रहे हैं मेरा ग्लास स्ट्रांग है तो टेस्ट करेंगे ना, बिल्कुल 5 फुट से ना सही 4 फुट से तो गिरा के देखेंगे ना ये स्ट्रांग है कि नहीं। तो टेस्ट कब परफॉर्म करना है, जब कंट्रोल स्ट्रांग। और अगर वो कहे नहीं सर ये बड़े नाजुक ग्लास है, 1 फुट से भी गिरे तो टूट जाएंगे, तो मैं से अच्छा मैं गिरा के देखता हूँ टूटता है कि नहीं। ऐसे होगा क्या, कंट्रोल वीक हो तो अब टेस्ट करना है नहीं, वो धक्के देके दुकान से बाहर निकालेगा, क्या सस्ता सा नशा करके आ जाते हो। मैं बता रहा हूं जब 1 फुट से गिराओगे तो टूट जाएगा, तो फिर क्यों टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। मुझे बताइए मैं जाके उनसे पूछूं इन्वेंट्री जो है चोरी हो सकती है, कोई कंट्रोल है, वो ऊपर दाएं बाएं देख के कहे कोई कंट्रोल नहीं। मैं कहूं अच्छा जाके देखता हूं सीसीटीवी कैमरा सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ऊपर लोग बंदे बैठे देख रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एक लगाएगा मुझे। जब मैं कह रहा हूं कंट्रोल ही नहीं है सीसीटीवी का तो चेक क्या करोगे। भाई बात समझ आ रही है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करना है। अभी आपको लग रहा है मजाक। आई कैप ने अब सुने रियल एग्जांपल केस स्टडी के, आई कैप ने एक सिचुएशन दी, क्लाइंट का सिस्टम बताया इंटरनल कंट्रोल का, उसमें कुछ कंट्रोल वीक थे कुछ स्ट्रांग थे और नीचे लिखा हुआ था टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताइए आप क्या परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट ने हर कंट्रोल पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल छाप दिया, वीक पे भी स्ट्रांग पे भी। अब बताइए क्या करना क्या था, सिर्फ स्ट्रांग पे करना था, वीक पे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म होते ही नहीं है। ठीक है, वो एग्जामिनर जो है वो हंसा, उसने कहा अच्छा क्या मैंने इनका टाइम जाया कर दिया। टेक्निकल देखा जाए तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपने चले कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, लेकिन असल में आपके 15-20 मिनट जाया हुए और इसके अगेंस्ट में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर छूट गया होगा। तो जहन में रखिएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करने हैं। 2 चीजें मैंने इसमें आपको समझाई, बाकी चीजें सारी भूल जाए, 2 चीजें नहीं भूलनी। पहली चीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, सिर्फ देखना कि कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, डिजाइन सही हुआ है कि नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि देखना सही ऑपरेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना उसकी। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करते हैं, जब वो स्ट्रांग और हमने उन पर रिलाई करना हो। क्लियर हो गई ये बात। आगे चल, इसके आगे एक और लाइन भी लिखी होगी, वो रटे वाली लाइन है। आगे चलते हैं। अब देखें यहां पे हमने जो कल 7 प्रोसीजर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, आज उनके पर्पस किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला पर्पस रिस्क असेसमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, वो ही 7 या उनमें से कोई कॉम्बिनेशन। दूसरा पर्पस किस लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए, वही प्रोसीजर 7। तीसरा पर्पस किस लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए।
लेकिन ज़हन में रखिएगा, अगर हमें आई कैप एग्जाम्पल पूछे ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो सारी की सारी नहीं लिखनी, सिर्फ ये 4 लिखनी है, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कौन से प्रोसीजर होते हैं? ऐसे प्रोसीजर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम होंगे कि ज्यादा होंगे, किस पे डिपेंड करता है? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क पे, या अगर स्टैंडर्ड की लैंग्वेज बोले तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे। दोनों को कंबाइन करके एक लफ्ज इस्तेमाल किया। सब्सटेंटिव प्रोसीजर किस पे डिपेंड करते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये था हमारा आज का लेक्चर, कंसेप्चुअल लेक्चर था। आपने इसको घर जाके एक दफा तसल्ली के साथ दोबारा देख लेना है। और अभी 1 मिनट आ रहे, अभी ताज़ा पढ़ा ना, अभी टाइम है हमारे पास। आपने मुझे 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे वो एग्जाम्पल की वजह से, केस स्टडी का। अभी इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, 4 और 5 को रीड कीजिए। ये इमीडिएटली रीड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए।